डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स जो है स्टार्ट की थी और हमने दो पोस्टुलेट्स जो थे उसके डिस्कस भी किए थे। तो बेटा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देख के आइएगा और फिर हम अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्टुलेट नंबर थर्ड। तो पोस्टुलेट थर्ड क्या कहता है यहाँ पर? तो पोस्टुलेट थर्ड के अकॉर्डिंग कि अगर हम ये देखें द पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ से शुरू है ये। हाँ, द पॉसिबल वैल्यूज, अरे बाप रे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सिस्टम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, कोई भी क्वांटम सिस्टम, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, किसी प्रोटॉन की स्टडी कर रहे हैं, तो वो सिस्टम हो जाएगा। और फिजिकल क्वांटिटी माने कि उसकी एनर्जी के बारे में बात करें या उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किसी सिस्टम की, उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं आर गिवन बाय द आइगन वैल्यूज ए इन द ऑपरेटर इक्वेशन। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन होती है ए ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है हमें क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये और ऑपरेटर को हम कैसे लिखेंगे कि जो भी हमारा इसका सिंबल होगा उसके ऊपर हम ये कैप लगा देंगे। ये ए है तो यहाँ कैप लगा दी है हमने। तो ये ऑपरेटर हो गया। इस ऑपरेटर को जब हमने एक फंक्शन पर अप्लाई किया, ठीक, तो ये जो इसकी मतलब ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कहीं ना कोई ऑपरेटर हम यूज करते हैं। तो ये ऑपरेटर जब हम किसी साई पर अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारी इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, ए साई इज इक्वल टू स्मॉल ए साई, ये हमारी होती है कि एक आइगन इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर आइगन वैल्यू ए से क्या मतलब है? तो मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई ऑपरेटर हमने, जैसे सपोज साई पर हमने अप्लाई किया और वही साई, जिस साई पर हमने ये ऑपरेटर अप्लाई किया था, अगर हमें वो साई हमें वापस मिल जाए ये ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद, तो जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है उसको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, ठीक, इसको हमने अप्लाई किया ई की पावर 2x पर, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो देखिए अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली पता होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या है। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कि यहाँ पर e की पावर में कोई भी चीज x के अलावा अगर कुछ भी है तो उसको हम हमेशा आगे लिख लेते हैं। तो x के अलावा क्या चीज है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 हो गया। और e की पावर में जो भी कुछ होता है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें हमेशा वो ये जो फंक्शन है, जिस फंक्शन पर हम इसको अप्लाई करें वो हमें एज इट इज वापस मिल जाता है अगर e की पावर में कुछ है, यानी e 2x। तो ये जो e 2x हमें एज इट इज वापस मिल जाएगा। बस तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कि जो भी हमने यहाँ कांस्टेंट यूज किया है, इसके अलावा कुछ भी चीज है तो वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसको हम आगे लिख लेंगे। ये हमने आगे लिख लिया। और जो ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, तो जो भी कुछ e की पावर में होता है अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमें एज इट इज वापस मिलेगा, यानी e की पावर 2x हमें वापस मिला। तो हमने ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हो गया, तो हम इसको ऑपरेटर समझ ले रहे हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और e की पावर 2x हमारा साई हो गया, ठीक है। फिर ये जो 2 हमें मिला है, ये हम इसको स्मॉल ए मान लेते हैं और e की पावर 2x हमारा क्या था, साई था। और साई हमारा e की पावर 2x था और हमें e की पावर 2x ही मिला। साई हमें एज इट इज वापस मिल गया। तो जब हमें साई एज इट इज वापस मिल जाए तो जो ये वाली वैल्यू होती है इसको हम आइगन वैल्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पर 2 जो होगी वो आइगन वैल्यू होगी। तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है अगर किसी सिस्टम की, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज को हम इस आइगन इक्वेशन की हेल्प से, जो यहाँ पर लिखी हुई है ना, इस आइगन इक्वेशन की हेल्प से बता सकते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ भी है कि ये जो हमारा ए है, ए इज द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फिजिकल क्वांटिटी। कुछ भी हो सकती है वो फिजिकल क्वांटिटी, कोई एनर्जी हो सकती है तो एनर्जी को ऑपरेटर यूज कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम है तो उसका ऑपरेटर यूज कर लेंगे। और साई क्या है, साई इज द आइगन फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम आइगन फंक्शन तब बोलते हैं जब हमें आइगन वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। मतलब अगर हमें ये फंक्शन वापस से एज इट इज मिल जाएगा तो जो ये स्मॉल ए है इसको तो हम आइगन वैल्यू बोलेंगे और जो ये साई है इसको हम आइगन फंक्शन बोलेंगे। तो इन अदर वर्ड्स, each single measurement of a physical quantity A gives an eigenvalue A of the operator A। तो कोई भी हम सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उससे हमें एक आइगन वैल्यू वहां पर उस ऑपरेटर के लिए मिल जाती है। तो ये था हमारा पॉस्टुलेट नंबर थर्ड। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसमें पॉस्टुलेट हमारा फोर्थ। ये क्या कहता है, द एवरेज वैल्यू और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसको हम
डिनोट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें, तो फिजिकल क्वांटिटी फिर से मैं बता रही हूँ, या कोई कुछ भी हो सकता है, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, पोजीशन हो सकती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसका हम सिंबल दे देंगे ये वाला। ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए corresponding to the operator A is obtained from the relation। तो उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ये होगा। इसको हम ए बार का क्या मतलब, ए के ऊपर हमने डैश लगाया ना, इसको हम बार बोलते हैं। तो ए बार मीन्स एवरेज वैल्यू, या हम इस एवरेज वैल्यू को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला, वो ये होगा कि हमने इंटीग्रेट किया माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। इसका मतलब वो हमने होल स्पेस लिया है। ठीक है, और साई हमारा फंक्शन है। ठीक है, और साई के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार है, ये साई स्टार लिखा हुआ है। साई स्टार मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और फिर हमने अपना ऑपरेटर लगा लिया, जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी यूज करने जा रहे हैं उसका ऑपरेटर हम यहाँ लगाएंगे, फिर हम ये साई लिखेंगे और इसका जो है पूरा इंटीग्रेशन करेंगे। तो dx हमने लिखा, ये dx हमारा क्या था, पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो हम x डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे यहाँ पर, इसलिए हमने dx लिखा। आप डी टॉ भी लिख सकते हैं, डी टॉ मीन्स वॉल्यूम एलिमेंट। तो वो तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए बेटा मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो आप यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक एसेंशियल कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो हमारा साई होगा वो हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा या ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होगा, उसके लिए भी मैं बेटा अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसकी जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई भी थी। तो आपको फिलहाल यहाँ पर क्या देखना है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो जो भी हमारा साई होगा, सबसे पहले हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे, फिर हम ऑपरेटर लिखेंगे, फिर हम उस साई को लिखेंगे। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रियल नंबर होता है, ठीक है, अगर हमारा जो भी साई है हमारा अगर वो रियल नंबर में है, तब तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी वही होगा जो हमारा साई दे रखा होगा। लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी एक इमेजिनरी नंबर, मतलब जिसमें आई अगर कहीं लग गया है, सपोज हमारा कोई एक मैं ये मान ले रही हूँ कि हमारे पास एक साई हमें ये दे रखा है 2x, तो अगर कोई बोले कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, तो वो भी 2x ही होगा। ठीक, सपोज ये 2x आई होता हमारा फंक्शन, तो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाता, -2xi। तो जब भी कभी हम आई यूज करेंगे अपने साई में, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस हो जाता। सिर्फ आई के केस में हमें आयोटा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम हमेशा साइन को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई रियल नंबर हो या कोई भी वैल्यू ऐसी दे रखी हो जिसमें आई हमने यूज नहीं कर रखा है, तो हम एज इट इज जो भी हमारा साई होगा हम उसी को एज इट इज लिख देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। ठीक है, अच्छा, फिर हमारा पोस्टुलेट नंबर आता है 5th। ठीक, तो फॉर एवरी सिस्टम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एग्जिस्ट विच इज गिवन बाय। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट। अभी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें मैं अलग से समझा दूंगी कि टाइम डिपेंडेंट कैसे आती है। हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एवरी सिस्टम के लिए, हर एक सिस्टम के लिए यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन भी होती है, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं, एच ऑपरेटर हो गया हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये मैंने आपको अपना लास्ट वीडियो में बताया था, ये साई हो गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने दे रखी है आई एच अपॉन 2 पाई और डेल साई अपॉन डेल टी। तो ये पूरी की पूरी होल हमारी कहलाती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहाँ पर टाइम देख रहे हैं, जिसमें टाइम यूज हो रखा है वो टाइम डिपेंडेंट होगी। जब हम टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे वहां पर आपको स्मॉल टी कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक और चीज भी बताई थी, यहाँ पर एच अपॉन 2 पाई लिखा है, आप एच अपॉन 2 पाई की जगह एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, या एच कट जिसको हम बोलते हैं। तो आप इसको, इस इक्वेशन को आई एच कट और डेल साई अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो हमारी होगी वो हमारी होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एच कैप क्या है, यहाँ पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, जो टोटल एनर्जी सिस्टम की बताता है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और साई इज अ फंक्शन ऑफ अ पोजीशन, यहाँ पर साई क्या है, वो इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। पोजीशन क्या हो सकती है, एक्स वाई एंड जेड, तीनों डायरेक्शन में हम कुछ भी ले सकते हैं, एज वेल एज टाइम टी। तो देखो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, साई इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम। तो बेटा जब भी कभी इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है,
अगर उसके आगे लिखा है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ दैट दैट दैट, तो उसका मतलब होता है, फंक्शन का मतलब होता है कि वो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर साइज इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एज वेल एज टाइम का मतलब है कि साई यहाँ पर दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर सपोज मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स पर और टी पर, तो इज अ फंक्शन का मतलब, इस फंक्शन का मतलब हो गया कि डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट हुआ, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि x इज अ फंक्शन ऑफ y एंड z, तो इसका मतलब हो गया कि x डिपेंड कर रहा है y और z पर, जैसे जैसे y और z चेंज होंगे x भी वैसे वैसे चेंज होगा। तो यहाँ जो साई है वो फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, यानी वो पोजीशन और टाइम पर पार्टिकल की डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आता है पोस्टुलेट 6। अब पोस्टुलेट 6 क्या बोल रहा है, अ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, देखो इसके लिए भी अलग से वीडियो बनेगा, क्योंकि ये सारे पोस्टुलेट्स पहले आपको समझाने जरूरी थे, उसके बाद जो जो टर्म्स यूज हुई है अभी तो आप सिर्फ समझ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि क्या है, कि पोस्टुलेट लिखने को है तो आपको क्या लिखना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने 2 पोस्टुलेट डिस्कस किए थे और बाकी के पोस्टुलेट्स में आज यहाँ खत्म कर दूंगी। लेकिन अभी इसमें हमने ये छोटी-छोटी चीजें यूज की, जो-जो टर्म्स आई हैं, उनको मैं डिटेल में फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, यानी जो भी हम, वही जिसकी मैं बात कर रही थी कि हम एनर्जी ले लें या पोजीशन ले लें या एंगुलर मोमेंटम ले लें, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑपरेटर से। और वो ऑपरेटर क्या होगा, वो होगा हर्मिशियन ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी हम ऑपरेटर यूज करते हैं वो सारे के सारे हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए कंडीशन होती है कि एन ऑपरेटर ए is said to be Hermitian if it is satisfy the following condition। हम इस A को तभी हर्मिशियन कहेंगे जब ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन क्या है, देखो इसमें क्या कर रखा है हमने, इंटीग्रेट किया हुआ है साई, जो भी हमारा साई गिवन होगा या जो भी और जो भी हमारी क्वांटिटी गिवन होगी, तो उसका ऑपरेटर हम किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, अपने साई, ठीक है। और इसका इसका इंटीग्रेशन कर रखा है। तो इस इंटीग्रेशन से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, सपोज मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, हमारा ए रिजल्ट आया, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हमने अपने ऑपरेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पर ऑपरेट किया हुआ है। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा वो भी ए ही आएगा। मतलब इस वाले का रिजल्ट, चाहे हम राइट हैंड साइड वाले को देखें और चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखें, दोनों का रिजल्ट सेम है। इसलिए इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको इक्वेशन को याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है कि जो भी आपका ऑपरेटर है, ठीक है, आपका ऑपरेटर है और उसको आपने एक वेव फंक्शन पर अप्लाई कर दिया, ठीक। और फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर की साइड आप, यानी कि राइट हैंड साइड पर क्या लिखेंगे, देखो आपने क्या करना है, जब आपने स्टार्ट किया इसको तो पहले लिखा हुआ है साई स्टार और फिर ऑपरेटर के बाद लिखा है साई, ठीक। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो साई स्टार और साई की जो वो है पोजीशन, वो हमारी जो है, अरे बाप रे क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, पता नहीं भैया, ये मेरे लैपटॉप में कहाँ गड़बड़ हो रही है, मुझे तो खुद ही नहीं समझ, ये देखना ही अपने आप ही चलने लगा है। एडजस्ट ही करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हमने शुरू में साई स्टार लिखा है, ठीक है, फिर हमने साई लिखा है, लेकिन जब हम राइट हैंड साइड, और यहाँ बीच में हमारा ऑपरेटर है, तो जब आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे इन दोनों की सिचुएशन, जो प्लेस है वो एक्सचेंज हो गया है। पहले आपका साई आ गया, फिर आपका साई स्टार आ गया, बीच में आपका ऑपरेटर है, लेकिन अब ये जो ऑपरेटर होगा, ये क्या हुआ, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो अब जो ऑपरेटर होगा बस उस ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि आपने यहां पर देखो, यहां आपने साई स्टार लिखा, फिर आपने अपना ऑपरेटर लिखा और फिर साई लिखा, ठीक। और वो इंटीग्रेशन तो करना ही है आपको, ये इंटीग्रेशन हो गया और यहाँ हमने डीएक्स लगा दिया अपने वॉल्यूम एलिमेंट। और फिर आप क्या करेंगे, साई स्टार और साई की प्लेस को चेंज कर दिया और ये जो आपका ऑपरेटर है इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लगा दिया और फिर ये आपका ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल, रिजल्ट इक्वल आना चाहिए, तब
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब आप उस ऑपरेटर को कहेंगे कि वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो यहाँ पर साई इज द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द क्वांटिटी क्वांटम सिस्टम। तो वो वेव फंक्शन वहां पर ऑलरेडी गिवन होगा, तो जब हम हर्मिशियन ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो वो क्वांटम सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। तो दिस इक्वेशन मीन्स दैट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए कैन ऑपरेट ऑन साई स्टार। ये राइट हैंड साइड वाले की बात कर रहा है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है हमारे ऑपरेटर का, उसको हम किस पर ऑपरेट कर रहे हैं, साई स्टार पर। तो वो उससे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। टू प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। कैसा रिजल्ट? जो रिजल्ट हमें वहां पर, अरे भैया कहाँ गड़बड़ कर रहा है। हम्म तो जो रिजल्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या कर रहे थे, अपने ऑपरेटर को साई पर ऑपरेट कर रहे थे, तो और उसको भी हम इंटीग्रेट करते तो दोनों से हमें जो है वो सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो जब ऐसा होगा तभी हमारा ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन कहलाएगा। ठीक। अच्छा, अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि टू प्रूव दैट अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर इज हर्मिशियन। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर ली अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन, जो भी मैंने आपको बताई भी थी। ए ऑपरेटर हो गया साई इज इक्वल टू स्मॉल ए, और ये साई फिर से। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन विद साई स्टार एंड इंटीग्रेटिंग ओवर ऑल स्पेस। ठीक, वी गेट, हमने क्या करा, इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 को हमने साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ साई स्टार लगा दिया और साई स्टार लगा दिया। ठीक, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया, और देखो ए हमने बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं, उसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। तो इसलिए हमने ए को बाहर निकाल रखा है। और ये डी टॉप क्यों लगाया? क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं होल स्पेस के लिए, तो हमने डी टॉप वॉल्यूम एलिमेंट लगा दिया। तो ये हमने इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पर। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारी 2 नंबर हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब एक हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 से, टेकिंग द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एवरी क्वांटिटी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम हर क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमारा यहाँ पर ए ऑपरेटर था, तो अब हमने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए बस हमें उस पर स्टार लगाना होता है। ठीक है, ये साई मतलब यहाँ दिखाने के लिए स्टार लगाना होता है, अदरवाइज उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे साई का, फिर साई स्टार लिख देंगे। ए के लिए फिर हमने ए स्टार लिखा, और साई के लिए फिर से हमने साई स्टार लिखा, और इज इक्वल टू हमने यहाँ लिख रखा है ए साई स्टार। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी है वो रियल नंबर है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है भी कि इट शुड बी नोटेड दैट ए इज इक्वल टू ए स्टार बिकॉज द आइगन वैल्यू इज रियल। तो जो भी रियल वैल्यू होती है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वही खुद होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ए स्टार की जगह यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब हमने इसी इक्वेशन नंबर 3 को क्या करा, अब की बार हमने इसे साई से मल्टीप्लाई किया और फिर से हमने इसे इंटीग्रेट कर दिया। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 के आगे हमने यहाँ साई लगा दिया और यहाँ पर भी साई लगा दिया। ए तो हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हम ए स्टार साई स्टार इज इक्वल टू ए साई स्टार लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने ए को अपना बाहर निकाला और फिर से इंटीग्रेट कर दिया, साई से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो देखो इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम एलिमेंट भी लगा दिया। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप देखें और दोनों के राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, तो यहाँ पर भी साई स्टार साई डी टॉ है, और यहाँ पर भी आपका साई साई स्टार, मतलब दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, उसके बाद उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो दोनों का रिजल्ट जो है वो हमें सेम मिल रहा है। तो अब सिंस बोथ द इक्वेशन 2 एंड 4 आर गिविंग द सेम रिजल्ट, क्योंकि हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर इनके लिखा है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, और जब वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तब हम कहेंगे, इस इक्वलिटी का ही मतलब है कि हमारा जो ए ऑपरेटर है दैट इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए ये कंडीशन जो है, अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि इसके लिए अलग से वीडियो आएगा तो आप और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये कंडीशन यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे पूरे पॉस्टुलेट्स। तो जो हमारे यहाँ पर 6 पॉस्टुलेट्स थे, तो ये मैंने आपके कंप्लीट कर दिए, 2 पिछले वीडियो में और बाकी के 4 आज की वीडियो में। और इसके बाद क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी पे लाऊंगी, तो बेटा उस वीडियो को पर जाने से पहले मैं आपको ना कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहती हूँ। यहाँ पर डिफरेंशिएशन फार्मूला और इंटीग्रेशन फार्मूला और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज हैं, वो बेटा आपको याद करने पड़ेंगे। अगर क्वांटम मैकेनिक्स आपको सीखना है तो बेटा ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो मैथ्स के स्टूडेंट तो उनको तो आता ही होगा, तो उनको तो कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बायो के स्टूडेंट्स को क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो बेटा ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा
डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स और एक्स टू द पावर एन, यानी हमें एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर एक्स टू द पावर एन कोई फंक्शन है और डी बाई डी एक्स उसका ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर को हम इस फंक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं यानी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है कि जो पावर में जो चीज है, ठीक है, वो यहाँ पर आ गई शुरू में, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, जो पावर में था उसमें से हम -1 कर देंगे, जो भी चीज पावर में थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है डी बाई डी एक्स है और एक्स की पावर क्यूब है, तो जो पावर में था उसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया और एक्स के साथ हम क्या लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो एक्स की पावर 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये एक्स की पावर 2 हुआ। तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा। डी बाई डी एक्स अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स का, तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है ln x, तो ये याद रखिएगा आप। डी बाई डी एक्स ई की पावर एन एक्स, ये मैंने आपको अभी अभी बताया, यहाँ पर n कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर ये होता खाली e की पावर x, तो इसका आंसर e की पावर x ही आता, यानी e की पावर में कुछ भी चीज x है, ठीक है, तो हमेशा उसका डिफ्रेंसिएशन वही रहेगा जो भी उसकी पावर में लिखा, मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक। लेकिन अगर उस पावर x के अलावा कोई कांस्टेंट लिखा, जैसे e की पावर nx लिखा है यहाँ पर, तो हम n को पहले लिख लेंगे, तो यहाँ n को पहले लिखा और e की पावर nx एज इट इज लिख दिया। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने आपको बताया भी था, d बाई डी एक्स है e की पावर 2x, x की, क्योंकि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो जो x है उसको तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो जो ये उससे पहले लिखा है कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हमने यहाँ लिखा और ये पूरा का पूरा फंक्शन हम एज इट इज यहाँ उतार देंगे, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। अच्छा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, ये f1x और f2x हमारे पास दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ, f1 के बाद डॉट लगाया मैंने, तो अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें पहले किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालेंगे, सिर्फ दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फिर हम दूसरे वाले को बाहर निकालेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर f1x को बाहर निकाल लिया डिफरेंशिएशन से, बाहर निकालने का मतलब d बाई डी एक्स से पहले लिख लिया, तो d बाई डी एक्स f2x, यानी इस वाले ऑपरेटर को हम इस फंक्शन पर अप्लाई करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसको इस f1x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस के बाद हमने f2x को पहले बाहर निकाला और d बाई डी एक्स को इस f1x पर ऑपरेट किया, और जो भी हमारा इसका रिजल्ट आएगा उसको हम f2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस वाले रिजल्ट को और इस वाले रिजल्ट को दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। अच्छा, साइन ax अगर हो, साइन ax से मतलब यहाँ पर a कोई कांस्टेंट है, अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट हुआ, तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो देखो साइन ax का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो cos ax हो जाएगा, वो तो एज इट इज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि cos, क्योंकि साइन ax लिखा है कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम पहले बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो a हमारा एज इट इज बाहर निकल आएगा, a को हम लिख देंगे ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, तो उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो एज इट इज बाहर निकलता है। तो इसलिए हम, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस a को हमने पहले बाहर निकाल लिया और फिर d बाई डी एक्स करा इस साइन ax का, तो साइन ax का दोबारा मतलब पूरा डिफरेंशिएशन होगा, तो जवाब जो इसका रिजल्ट आता है वो ये होता है। तो आपको क्या करना है, साइन ax को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ax हो जाएगा और इसमें से हमने a को हम पहले से बाहर निकाल रहे थे, तो a cos ax हो गया। तो ऐसे ही हम cos ax के साथ करेंगे, इसका cos ax अगर है तो हम माइनस साइन तो लगाएंगे ही और a को हमने बाहर निकाल लिया और फिर साइन ax हम एज इट इज लिख देंगे। तो बेटा ये आपको ना याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको फिर पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन फॉर्मूला की। जैसे हमने इंटीग्रेट किया x टू द पावर n को, अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो हम उसमें सबसे पहले यहाँ पर एक वॉल्यूम एलिमेंट जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो ये x डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसलिए हमने dx इसको कर दिया, ठीक। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो उसमें ये होता है कि x की पावर n में +1 करेंगे और फिर ये n+1 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक सपोज अगर हमारे पास x टू द पावर 3 है, इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, x की पावर 3 में +1 कर देंगे और 3+1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। ऐसे ही अगर हमें ln x का डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, बेटा मैं अगर डिफरेंशिएशन बोल दूं ना यहाँ पर तो आप ध्यान रखिएगा कि मैं इंटीग्रेशन बोल रही हूँ। ln x का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाय x आएगा, और आपने इधर की साइड देखा था
इधर अगर हम 1/x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ln x मिल रहा था, और यहाँ देख रहे हैं ठीक उल्टा हो रहा है, अगर हम ln x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें 1/x मिल जाएगा। अच्छा, फिर हम e/nx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर जो n है हमारा वो कांस्टेंट है, तो उसको हम 1/n लिख लेंगे और ये हम एज इट इज लिख देंगे e की पावर nx। ठीक, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x होता है। आपने यहाँ देखा था फोर्थ नंबर पर, यहाँ डिफरेंशिएशन में साइन x का कॉस x ही था, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसका साइन जो है उल्टा हो जाता है, जबकि डिफरेंशिएशन में कॉस का साइन उल्टा होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x हो जाएगा। अच्छा, 1 dx हो, ठीक है, खाली 1 हो तो उसका डिफरेंशिएशन x होता है। फिर से sin ax आ गया, फिर से वही कांस्टेंट आ गया, तो जो कांस्टेंट होता है वो उसको हमने 1/a की तरह यहाँ पर लिख लिया, और यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि sin ax जो हमने ऊपर sin x का इंटीग्रेशन देखा था माइनस cos x होता है, तो ऐसे ही sin ax का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos ax होगा, और जो ये कांस्टेंट है बस हम उसको 1/, में लिख देंगे, तो 1/a और माइनस साइन तो हम लगाएंगे। ऐसे ही cos ax के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/a और फिर sin ax। तो बस ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। और कहीं ये सब आपको बेटा कहीं कहीं पर आपको अभी आगे जब आप सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, तब ये सारे फॉर्मूलाज पिछले वाले भी जो मैंने आपसे डिस्कस किए ये वाले भी आपको जरूरत पड़ेगी हमेशा कहीं ना कहीं। तो कॉस 2 थीटा को हमारे पास इस तरह 3 वैल्यू की तरह हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और साइन 2 थीटा अगर हो तो इसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको कहीं ना कहीं यूज होंगे। अच्छा, ये ना कई बार आपको यहाँ पर इधर की साइड है कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला कि e की पावर में अगर इन्फिनेटिव है तो उसका आंसर, उसका जो मतलब सोल्यूशन होगा वो इन्फिनिटी भी होगा। e की पावर अगर माइनस इन्फिनेटिव है तो वो 0 होगा, e की पावर अगर 0 है तो 1 होगा, किसी की भी पावर, ये तो आपको पता होगा, किसी की पावर अगर 0 होती है तो 1 ही आता है आंसर। अच्छा, 0/1 है, ये मैं आपको सिंपल ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इनका यूज जरूर होगा। तो 0/1 यानी अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करें तो 0 आएगा आंसर, लेकिन अगर किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थे और कुछ हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन था, और ये मैंने पोस्टुलेट्स आपसे डिस्कस किए। तो आज के लिए तो मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी वो हम कैसे दिखाएंगे, मतलब अपना हमारा साइन नॉर्मलाइज है कैसे हमें मालूम पड़ेगा, और अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हम कैसे उसको नॉर्मलाइज करेंगे, ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।